जो पढ़ाया जाता है इनको मदरसों के द्वारा, वहाँ पर मैं नहीं समझता कि रूमी की कोई इंसानियत की बात वहाँ पढ़ाई जाती है। बिल्कुल आज से बात है कि यहाँ का मुसलमान तरक्की करेगा। तरक्की कर, आप मुसलमान हैं, पर आप मुझे ये बताएं आप किस मुसलमानियत का प्रतिनिधित्व करते हैं? चंगेज खान, गजनबी, औरंगजेब, बाबर, उन लोगों के वंशज का उपयोग करते हैं, या उन लोगों द्वारा जो अत्याचार हमारे देश में किया गया और उसकी वजह से जो धर्म परिवर्तन हुआ, उस धर्म परिवर्तन को जो 400 साल से लेते हुए आ रहे हो आप लोग, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? नाम ले देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम घर के विभीषण का तो पता चले कि हमारे घर में जो हमारे विभीषण हैं, जो बैठे हुए हैं, जो खाते यहाँ की हैं, रहते यहाँ की हैं, सांस यहाँ पे ले रहे हैं, रोजगार यहाँ कर रहे हैं, परिवार बच्चे यहाँ पाल रहे हैं, और वो गाते पाकिस्तान के हैं। महात्मा गांधी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, और उनके समकालीन में सुभाष चंद्र बोस भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, राजगोपालाचार्य भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी कौन सी खासियत नजर आती थी कि जो इन लोगों में नहीं आती थी, जबकि ये सक्षम नहीं थे? बिखारे वाली हालत हो गई है। और इनके जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक बयान भी दिया था कि भैया पाकिस्तान को हर साल कटोरा लेके दूसरे मुल्क जाके भीख मांगनी पड़ती है ताकि उनको। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। हमेशा की तरह आज फिर हमारे स्टूडियो में बड़े बड़े ही खास मित्र, मेरे परम मित्र राजेश अग्रवाल जी मौजूद हैं। और राजेश अग्रवाल जी की खासियत है कि ये तकरीबन तमाम मुद्दों को लेके अपडेट रहते हैं। ख़ास तौर से अगर मैं बात करूं भारत की राजनीति, तो उसमें भी अच्छा विश्लेषण अग्रवाल साहब करते हैं। अग्रवाल साहब की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, पर आज मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी अग्रवाल साहब बुराई भी करें, और ख़ास तौर से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जो अब हमारे लिए एक नासूर बनता जा रहा है, उसको लेके आज अग्रवाल साहब के विचार जानने की कोशिश करेंगे। अग्रवाल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज चैनल पे, हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। नमस्कार सर। सबसे पहली बात यह है कि पहलगाम में एक अटैक होता है जहाँ पे धर्म के आधार पर हिंदुओं को गोली मार दी जाती है। पूछा जाता है कि भाई आप किस धर्म से हो, तो आदमी बताता मैं हिंदू हूँ, तो उसके बाद उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, उसको गोली मार दी जाती है। जो लोगों को पकड़ा जाता है उनसे पूछा जाता है कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है। कुछ लोग डर के बोलते भैया मैं मुसलमान हूँ, तो उनसे कलमा पढ़ाया जाता है। जो नहीं पढ़ पाते उनको गोली मार दी जाती है। कुछ लोग कलमा भी पढ़ लेते हैं तो उनकी पैंट उतार के चेक की जाती है, उसके बाद उनको गोली मार दी जाती है। तो ये तमाम जो घटना है ये पाकिस्तान के द्वारा की गई, ये तमाम लोग जानते भी हैं, और एक बड़ा ही जघन्य नरसंहार पाकिस्तान के द्वारा किया गया। तो इन चीज़ों को लेके खास तौर से आज तक कभी भारत की इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी को धर्म के आधार पर गोली मार दी जाए। तो कुल मिला के ये है, जैसे तमाम लोग बोल रहे हैं कि क्या भारत में अब हिंदू सेफ नहीं है? धर्म भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आज फिर हम लोग दोबारा बैठे हैं और इस चैनल के माध्यम से मुझे अपने विचारों को रखने का मौका मिलता है। अब आपका जैसे ये प्रश्न है कि पाकिस्तान के द्वारा जो अभी जघन्य कांड हुआ है पहलगाम में, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। जब हम इस मुद्दे के तह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति को पाते हैं। पिछले 10 सालों का अगर हमारे देश का इतिहास आप देखें, जब से सत्ता जो है कांग्रेस से उठ करके भारतीय जनता पार्टी के पास आई है, और जिस तरीके से हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं, देखिए हिंदू का हमेशा से एक रहा है कि वो सबका साथ ही लेके चलता है, बड़ा सहिष्णु होता है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है, चाहे आप किसी भी चीज़ में जाएं। और ये हिंदू की बात नहीं करेंगे हम लोग, अगर मुसलमानों में भी जाते हैं, मुसलमानों की बात करें या ईसाइयों की बात करें या किसी भी धर्म की हम बात करें, सिख की बात करें, हर जगह पर जो है ना मानवता, इंसानियत, इसी को पहल दी गई है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो राजनीति की हम बात करते हैं तो मुसलमानों के अंदर इनके जो लोग पैरवी करते हैं, चाहे वो हमारे देश में बैठे हों या किसी और देश में बैठे हों, जो उनके रहनुमा है, ये लोग केवल उन चीज़ों को प्रचलित करते हैं जहाँ से क्रोध, अहंकार, नफरत की बू आती है। जी, आज हम मुसलमानियत की बात करें तो मुसलमानियत में पीर भी बहुत हुए हैं, फ़कीर बहुत हुए हैं, दरवेश भी हुए हैं, ठीक है। रूमी की हम बात करें तो बहुत बड़े एक संत थे, ठीक है। लेकिन बात है कि उनके विचारधारा को कभी भी आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया जाता। अगर हम बात करें इनके
कि जो पढ़ाया जाता है इनको मदरसों के द्वारा, वहाँ पर मैं नहीं समझता कि रूमी की कोई इंसानियत की बात वहाँ पढ़ाई जाती होगी। हालांकि मेरा कभी जाना नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मालूम है जिस तरीके की चीज़ें होती है, क्योंकि जब 20 साल 30 साल में जब वो चीज़ें आप बढ़ करके आती हैं बाहर, तो सिर्फ नफरत आती है, नफरत ही आती है। तो मेरे को तरस आता है। अगर हम बात करें ये मुसलमान लोगों पे या जो भी हमारे भाई बंदी हैं, तरस है इन पे, क्योंकि इनको बुद्धिजीवी होना पड़ेगा, समय के साथ समझना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि पिछले 10 साल में जो मोदी जी ने काम किया है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आज हर तरफ लोगों को पता है कि देश तो आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की है कि देश अगर आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं और यहाँ पर जो मुसलमानों की स्थितियाँ हैं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि यहाँ का मुसलमान तरक्की करेगा, तरक्की कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी हैं ऐसे लोग जो अलगाववादी ताकतें हैं, यहाँ पर भी हैं जो सिर्फ भटकाने का ही काम करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारी राजनीति में भी ऐसे लोग हैं, अगर उनसे कुछ कठिन प्रश्न पूछ लिए जाएं उनके पास जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, अग्रवाल साहब जी नाम ले देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम घर के विभीषण का तो पता चले कि हमारे घर में जो हमारे विभीषण हैं, जो बैठे हुए हैं, जो खाते यहाँ की हैं, रहते यहाँ की हैं, सांस यहाँ पे ले रहे हैं, रोजगार यहाँ कर रहे हैं, परिवार बच्चे यहाँ पाल रहे हैं, और वो गाते पाकिस्तान की है, ऐसे लोगों का नाम तो लेने में कोई अर्थ नहीं। देखिए, अगर आप बात करेंगे ना, चंदी लोग हैं जी, हमारी राजनीति में, अगर जाए संसद में जाए, फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे असाउद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं एक कठिन प्रश्न इनसे पूछ लूँ अगर, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ओवैसी साहब जी का तो आजकल बड़ी वीडियो वायरल हो रही, बड़े वो पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात, ये जब भी बात करेंगे ये हमेशा नफरत फैलाने की बात क्यों करते हैं? ये हिंदू और बात ऐसी करेंगे बहुत बढ़िया कि मैं कौम का भला चाहता हूँ, पर अगर आप कौम का भला चाहते हो तो मेरे एक संवेदनशील प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप मुसलमान हैं, पर आप मुझे ये बताएं आप किस मुसलमानियत का प्रतिनिधित्व करते हैं? चंगेज खान, गजनबी, औरंगजेब, बाबर, उन लोगों के वंशज का करते हैं, या उन लोगों द्वारा जो अत्याचार हमारे देश में किया गया और उसकी वजह से जो धर्म परिवर्तन हुआ, उस धर्म परिवर्तन को जो 400 साल से लेते हुए आ रहे हो आप लोग, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं? आप कौन से वाले मुसलमान हैं? बिल्कुल ठीक बात है। आप मुझे बताएं कि कौन से वाले मुसलमान हैं? आप चंगेज खान वाले मुसलमान का प्रतिनिधित्व करते हैं? अगर आप चंगेज खान वाले मुसलमान का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मैं भारत के मुसलमानों को बताऊंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहें, क्योंकि यही वो लोग थे, इनके पूर्वज वही लोग थे जिन्होंने आपको आज इस जगह पर आने को मजबूर किया, आपके परिवार पे अत्याचार किया, आपकी माँ बहनों के साथ अत्याचार किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने परिवार को बचाने के लिए इस्लाम को बदला, इस्लाम को कबूला, अपने धर्म को बचाने के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए। वो 400 साल से जो गुलामियत चल रही है, अब समय आ गया कि आप उसको बदलें, जगें और समझें। नहीं, ये बड़ी हैरानी की बात है, खासतौर से जो ये इस्लामिक जो नेता है वो आज बात करते हैं जंगेज खां की और तमाम इनके जो पूर्वज रहे हैं उनके, कि भैया वो तो बड़े महान थे, ये थे वो थे, जबकि ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से जब ये लोग हिंदुस्तान में आए थे तो नरसंहार किए गए थे, हिंदुओं को हर तरीके से बेइज्जत करने की काम बात है, नरसंहार किए गए थे। आप किसी की हत्या करना गलत है या अच्छा है, ये मुझे बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अगर किसी का हत्या करना गलत नहीं है, आप उसको अगर समर्थन करते हैं तो ये मुसलमानियत नहीं है। बिल्कुल। अगर आप जाकर के अजमेर की दरगाह पे मत्था टेकते हैं तो अजमेर की दरगाह पे जो सलीम चिश्ती साहब हैं, ये उनकी रूहानियत ये कभी नहीं कहती थी कि आप जो है किसी का भला करें, बुरा करें, किसी की हत्या करें। आप अगर निजामुद्दीन पे जाकर के दरगाह पे मत्था टेकते हैं तो उनकी रूहानियत ये कभी नहीं कहती है कि आप किसी का बुरा करें। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ओवैसी साहब ये बताएं कि किस मुसलमानियत का वो जो है प्रतिनिधित्व करते हैं? वो चंगेज खान का प्रतिनिधित्व करते हैं या उनके द्वारा किए गए अत्याचारों की वजह से जो कन्वर्ट हुए इस्लाम धर्म जिन्होंने स्वीकार किया उस पूर्वजों के द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आज अगर आप सक्षम है तो मैं तो कहूँगा कि आप अब समय आ गया है कि आप अपनी चीज़ों को सही कीजिए और उन चीज़ों को स्वीकार कीजिए जो 500 साल पहले आपके ऊपर अत्याचार हुए थे। और अगर आप चंगेज खान का प्रतिनिधित्व करते हैं तो मैं सारे मुसलमानों से कहूँगा, उन लोगों से जिनके ऊपर 500 साल पहले अत्याचार हुए थे, जिसकी वजह से वो गुलाम हुए और उनके पूर्वजों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, कि अब समय आ गया है कि इनकी बातों को ध्यान से सुने। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ा अहम सवाल है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा दुश्मन कह लो जिसको, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो आप? और आज ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर में आतंकवाद फैलाता है, ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें शुरू में जो कांग्रेस राज में जो घटनाएं हुई हैं उन सब चीज़ों को लेके आज ये सब चीज़ें हमें झेलनी पड़ रही हैं? बिल्कुल सही बात है।
ये एक दिन की काबिलियत वो नहीं है, ये इतिहास एक दिन में नहीं रखा गया है, ये 70 साल में क्रमशः रखा गया है। और दिक्कत ये थी कि देखिए बहुत सारे फिर वही संवेदनशील मुद्दे हैं, कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगती हैं जिसका आज तक मुझे भी कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन इतिहास के पन्नों में तो दफन है। महात्मा गांधी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे और उनके समकालीन में सुभाष चंद्र बोस भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, राजगोपालाचार्य भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू में उन्हें ऐसी कौन सी खासियत नजर आती थी कि जो इन लोगों में नजर नहीं आती थी, जबकि ये सक्षम भी थे। वो पैसे से इसका मतलब था कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो नेहरू जी के पास ऐसी चीज थी जिसकी वजह से गांधी जी एक शब्द नहीं बोल पाते थे। गांधी जी का व्यक्तित्व तो बड़ा होगा, गांधी जी सब चीजें ठीक है, मैं मानता हूँ, वो आज हमारे राष्ट्रपिता है, सम्मान है, उनको दिया गया राष्ट्रपिता का दर्जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम बात करेंगे, क्योंकि इतिहास लिखा जाता है, बिल्कुल इतिहास में लिखा जाता है, किसी की जब ताजपोशी की जाती है तो उन चीजों को दफन कर दिया जाता है जो उसके काले पन्ने होते हैं। मैं नहीं समझता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जीवनियां मैंने पढ़ी हैं जिसमें ये लिखा गया है कि ये इतने सक्षम होने के बावजूद उनको कभी आगे आने नहीं दिया गया। नेहरू जी में ऐसी कौन सी ये चीजें दिखती है बिल्कुल इतिहास में, अगर आप झांक के देखो तो ये चीजें दिखती हैं। तो ये ऐसे प्रश्न है जिनका जवाब आज भी, अगर मैं सोचता हूँ आज की डेट में जो यूथ है उसको जगना है इस बात के लिए, उसको समझना होगा, उसको इन्फ्लुएंस होना बंद करना है, उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए, उसको अपना विवेक जागृत करना पड़ेगा और तब उसके द्वारा डिसीजन लेना है। और उसी विवेक का परिणाम है कि आज 15 साल में जो उन्होंने 3 बार वोटिंग की है और मोदी जी आज आए हैं और चीज़ों को समझा है, ये पूरी यूथ की ही ताकत है। बिल्कुल, वरना आज भी मैं जानता हूँ, मेरे भी परिवार में ऐसे लोग हैं जो 50 साल 60 साल 70 साल के हैं, लेकिन वो पूरे कांग्रेसी हैं। बिल्कुल, शायद इसीलिए मेरे को लगता है दिल्ली के लोगों ने भी ये फ्री की रेवड़ी छोड़ के और बीजेपी को इसीलिए पकड़ा कि कहीं ना कहीं दिखता है कि देश विकास कर रहा है और दिल्ली भी विकास कर रहा है। देखिए झूठ एक ही बार छड़ता है, हमारे यहाँ कहावतें बहुत समझ के बनाई गई है, काट की आंडी को बार बार नहीं छड़ा सकते आप। मैं तो कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब ने 2 बार छड़ा दिया आंधी, ये उनकी काबिलियत थी, लेकिन तीसरी बार में जनता को समझ में आ गया कि ये 2 रुपये देगा 2000 करोड़ खाएगा, 2000 करोड़ खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, अब एक बड़ा अहम सवाल ये भी उठता है, जैसे पाकिस्तान के आज के समय में जैसे हालात हैं कि वहाँ आटा भी शायद 400 रुपये किलो के आसपास है, 150 रुपये किलो चीनी बिक रही है वहाँ, और भिखारियों वाली हालत हो गई है। और इनके जो अभी प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तो बाकायदा एक बयान भी दिया था कि भैया पाकिस्तान को हर साल कटोरा लेके दूसरे मुल्क जाके भीख मांगनी पड़ती है ताकि उनको खाना मिल सके, रोटी मिल सके उनके आवाम को। और आज यही पाकिस्तान बात कर रहा है हिंदुस्तान से लड़ाई करने की। नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान को खुश भी नहीं देखना चाहता। ये तो सच्चाई है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी हरकतें इस तरीके की होती हैं कि जैसे अभी उन्होंने जो काम किया था पहलगांव की घटना की, जिसकी हम बात कर रहे थे, आप पूछ रहे थे मुझसे प्रश्न, वो केवल एक नफरत फैलाने का जरिया था कि किसी भी तरीके से जो प्रगति के रथ पर देश चल रहा। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम और आपको दिखाई देती नहीं देती, लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश होती है। वो साजिश कभी आम जनता तक नहीं आती है। मतलब ये पीछे से ऐसी वार करते रहे, ऐसा नहीं होगा कि आमने सामने आके लड़े। नहीं, आमने सामने आने की तो सक्षमता ही नहीं है, आपको पता है। बात ये है ना, वो तो स्वयं भावना से है ना, वो वहां पर जो राजकाज है वो है स्वयं भावना से, और भारत का राजकाज है जन भावना से, या जनहित की बातें सोची जाती हैं, वहाँ स्वयं हित की बातें सोची जाती हैं। अगर मैं आज राजनेता बनूंगा तो सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरे घर में पैसा कैसे आए, जैसे हमारे केजरीवाल साहब चला रहे थे। और यहाँ पर जो अभी मोदी जी काम करते हैं वो है जनहित की बात, कि जनता के घर में कैसे पैसा जाए। तो ये दोनों में फर्क है, और यही कारण है कि वो 70 साल में बेहाल है, और बेहाल हम भी थे, आप ये नहीं कह सकते हो। मैं देश में हर जगह जब तक कांग्रेस का रास्ता तब तक हमारे भी कुछ हालत ऐसी थी। मैं देश में हर जगह जाता हूँ, बिल्कुल पूरे भारत में मैं घूमता हूँ, और आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं यहाँ से राजस्थान जाता था दिल्ली से, तो मुझे ये जान के आश्चर्य होता था कि यहाँ पर आज तक सिंगल लाइन है, एक गाड़ी रुकेगी तब दूसरी आएगी। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम। आज अगर मोदी जी बुलेट लाते हैं तो कांग्रेस बोलती है कि बुलेट क्यों ला रहे हो। जब राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे तब उन्होंने नहीं पूछा कंप्यूटर क्यों ला रहे हो। आज कंप्यूटर अगर लाए थे तो 40 साल के अंदर देश कहाँ खड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपको नई टेक्नोलॉजी से डेवलप नहीं होगे, नई चीजों को नहीं सीखोगे, प्रगति कहाँ से आएगी। शायद यही कारण है कि बीजेपी ने पिछले 8-10 सालों के अंदर जितने रोड डेवलप कर दिए हिंदुस्तान में, इतने पिछले मेगा 60-70 साल में कभी हुए भी। पुराने इतिहास पे जाओगे धर्म भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि अगर दिल्ली से आगरा जाना है ताजमहल देखने के लिए और आपको रात हो गई तो आपको कोसी से पहले रोक दिया जाएगा। और एक शब्द आपको बता रहा हूँ जो आज की यूथ ने सुना भी नहीं होगा, कानवाई लगती थी।
कानवाई होती है कि सारे लोगों को एक साथ खड़ा कर लिया जाता है, जब 50 वाहन इकट्ठे हो जाएंगे, जब 50 एक साथ छोड़े जाएंगे, और फिर 50 को इकट्ठा किया जाएगा, फिर 50 एक साथ छोड़े जाएंगे। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, 30-40 साल पहले की बात है, क्योंकि मेरे को याद है हमारी यूथ ने ये सब चीजें नहीं देखी, यूथ नहीं जानती है इन चीजों को। आज वो फटाफट जाती है एक हाईवे पर चाला दौड़ती हुई। पहले ये स्थितियां होती थी 70 साल राज करने के बाद। बिल्कुल। तो कांग्रेस का इतिहास मत पूछिए। और ये जो पहलगांव की घटना हुई है, ये सिर्फ देश को पीछे धकेलने की कोशिश है, और बहुत पुरजोर तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी ने जवाब दिया है, उनकी कैबिनेट ने जवाब दिया है, हमारी भारतीय सेना ने जवाब दिया है, पूरी तरह से विफल है। आज एक बहुत पुराना एक इंटरव्यू था इनके पाकिस्तान के किसी नेता का जो मैं देख रहा था, तो उससे एंकर ने सवाल पूछा कि अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान पे कब्जा कर ले तो आप क्या करना चाहोगे। तो उस नेता ने जो जवाब दिया था वो बड़ा निंदनीय तो है ही, और मुझे लगता है ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी जितनी भी फिल्म एक्टर्स हैं, इनको हम अपने यहाँ की नचनिया बना लेंगे। और नचनिया से आप उनका उद्देश्य समझ ही गए होंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बावजूद भी आज हमारे बॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े सुपरस्टार, खासतौर से सलमान खान, शाहरुख खान या तमाम जितने भी स्वरा भास्कर वगैरह जितने भी लोग हैं, ये आज भी पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं। आज भी शाहरुख खान पाकिस्तान को करोड़ों रुपए डोनेट करता है, सलमान खान डोनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखती नहीं है कि यार हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो रहते खाते यहाँ की हैं, पर आज भी गाते हुए पाकिस्तान की हैं। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ की गहराई में जाएंगे ना, जितना आप छानोगे उतना कीचड़ निकलती चली जाएगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कुछ विषयों को जो है वो टाल देना बेहतर होता है। शाहरुख खान की अगर हम बात करें, सलमान खान की बात करें, तो हम किसी को व्यक्तिगत आक्षेप तो मैं नहीं करूँगा यहाँ इस मंच के माध्यम से बैठ करके, लेकिन उनका विवेक इतना जागृत होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर उनका विवेक नहीं है तो ये हमारे देश की जनता को सोचना है। सर फिर भी जनता के पास इतनी बड़ी ताकत है कि अगर वो अपने सोचने पे आ जाए तो वो राजा से रंक और रंक से राजा 2 मिनट में। पर ये चीज़ हैरान नहीं कर देते कि हमारे देश की जनता ने आपको एक सुपरस्टार बना रखा है। आप किसी भी धर्म से हो, हम लोग इस चीज़ को कभी भी ना तो सोचते ना कभी समझते इन चीज़ों को, और पूरे तहे दिल से आपको मान सम्मान प्यार धन दौलत सब देते हैं। आज इनकी फिल्में देखने के लिए करोड़ों हिंदू थिएटर में जा रहे होते हैं फिल्म देखने के लिए, और ये लोग क्या कर रहे होते हैं, ये करोड़ों रुपए उस पाकिस्तान को दान कर रहे थे जो इनसे पैसा लेके उसके हथियार खरीदेगा और उसी हथियार से पहलगाम जैसे अटैक होंगे। देखिए, ये फिर मैं आपसे वही बात कर रहा हूँ कि ये संवेदनशील मुद्दा है। कई बार साक्ष्य नहीं होते हैं, कई बार रूमर्स होती हैं। ठीक नहीं, पैसा तो डोनेट कर रहे होता है, पर किस मद में होता है, पाकिस्तान पे होता है हथियार खरीदने के लिए या किस मद में होता है वो अलग बात है। लेकिन मैं इस पर टिप्पणी यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इससे बचना इसलिए चाह रहा हूँ कि अभी जो मुद्दा है वो उससे और कहीं ज्यादा संवेदनशील है, और जिस तरीके की चीजें अभी चल रही है देश का जो मैं अग्रवाल जी आपकी बात से एग्री हूँ। पर मेरा जो इस बात को कहने का उद्देश्य वो ये है कि जितने भी हमारे यहाँ के जो लोग हैं, पहलगाम में जो नरसंहार हुआ, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पहले भी कई बार पाकिस्तान के द्वारा ऐसी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, परंतु ये इस बार एक पहली ऐसी घटना है जिसमें लोगों से धर्म पूछकर उनको मारा गया, ठीक है। उसके बाद आज हमारे भारत के वो लोग जिनको इतना हिंदू लोग चाहते हैं और वो पैसा डोनेट करते हैं पाकिस्तान को, जबकि पता है कि हमारा दुश्मन मुल्क है ये, इनको पैसा अगर हम किसी भी रूप में दे रहे हैं, बेशक खाना खाने के लिए दे रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, किसी भी लिए दे रहे हैं पैसा, वहाँ आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी रूलिंग चलती है, आर्मी के द्वारा ही सब चीज़ें निर्धारित की जाती है। हमने जो पैसा मान लीजिए उनको खाने के लिए दिया, वो उस पैसे से हथियार खरीद रहे हैं या उससे खाना खरीद रहे हैं, हमें तो नहीं पता, पर ये घटनाएं होती तो हैं। मतलब कुल मिला के है कि जब हमें पता है हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है तो हम उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जो पहलगांव की घटना है ये पूर्णतः राजनीतिक है, और पूर्णतः जो है हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है उसको खत्म करने के लिए है, और ये उनकी कार्यप्रणाली से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। जिस तरीके से उन्होंने किया कि जो आप जैसे बताया कि कलमा पढ़वाया, कि धर्म पूछा, कि नेकर उतरवाई या पैंट उतरवाई, और उस तरीके से देखा है, ये बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव और हेट राजनीति को करने का प्रयास है, कुत्सित प्रयास है। कश्मीर अभी जो नई चरम पे चल रहा था, अगर आप देखेंगे आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो पिछले 10 सालों में 50 लाख पर्यटक गए, और अभी पिछले 2 सालों में 2.5 करोड़ पर्यटक गए हैं। तो यानी कि कश्मीर के अंदर रोजगार जा रहा है, अमन चैन जा रहा है, कश्मीर के अंदर चीज़ें अलग बन रही हैं। अब अगर ऐसी चीज़ें बन रही हैं तो इसको ख़त्म करना है। रिपोर्ट तो सबके पास ही जाती है, आंकड़े तो जारी होते हैं सारे के सारे।
यही चीज़ है, जब पाक अधिकृत कश्मीर की हम बात करते हैं या हमारे गृह मंत्री जी बात करते हैं, उसको भी लेना है, तो वहाँ पर भी स्थितियाँ इसी तरीके की आ रही हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? तो उसको ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाया गया, और जिसका जवाब बहुत ही पुरजोर तरीके से, कूटनीति तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी ने दिया है, बहुत ही प्रशंसाजनक है। नहीं, पर आज भी कश्मीर के लोगों से पूछा जाता है तो वो तो आज भी अपने आप को भारतीय कहने में भी नकार जाते हैं बिल्कुल, कि भाई हम तो भारतीय हैं नहीं, हम तो पाकिस्तानी। मैं आपको बता रहा हूँ, वो 70 साल में बताया गया है ना उनको। आप एक बात सोचिए, जैसे अभी मैंने आपसे एक बात करी, पूछा ना मैंने कन्वर्जन, कि औरंगजेब के ज़माने में जो कन्वर्जन हुआ था, तो 500 साल के अंदर हर व्यक्ति के, जिनके पूर्वज हिंदू थे, उनके दिमाग में आज 500 साल में घुस गया है ना कि हम मुसलमान हैं। जबकि आज भी आप विश्वास कीजिए, मैं पूरे भारत में फिर घूमता हूँ, ऐसे मुसलमानों की रीति रिवाज हैं जहाँ सिंदूर लगाती हैं स्त्रियाँ, बिछुए पहनती हैं, ठीक है, आज भी, क्योंकि उनके रीति रिवाज जो हैं वो वही हैं जो पूर्वजों से चले आ रहे हैं भारतीय, पर फिर भी वो इस्लाम धर्म को स्वीकार किए हुए हैं। तो वो 500 साल में यहाँ दिमाग में बैठ चुके हैं। अब यहाँ से जब हटने की कोशिश है, तो वो हटेंगे किसी के द्वारा, जो लीडर बनेगा या कोई एक उनको जो है प्रतिनिधित्व देगा। तो वही चीज़ है, 70 साल में कश्मीर की जनता को ये बता दिया गया है कि हम पाकिस्तानी हैं, तो वो पाकिस्तान का ही रुख रहे हैं। अब जब नई युवा पीढ़ी आएगी, जब परिवर्तन को देखेगी, चीज़ों को समझेगी, उसको आने में 20 साल लगेंगे। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि हमें कश्मीर का बॉयकॉट कर देना चाहिए, कश्मीर के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो शायद हो सकता है इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो खत्म होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर का लोग भी इन टेररिस्टों को, इन आतंकवादियों को सपोर्ट करता है। देखिए, ऐसा नहीं होता है, अगर 100 लोग अच्छे हैं और एक खराब है, तो एक खराब होने की वजह से 99 को आप सही वो नहीं कर सकते, सजा नहीं दे सकते हैं। पर ये तो कंफर्म है सर कि नहीं, ऐसा ये तो कंफर्म है कि वहाँ के लोग सपोर्ट तो करते हैं आतंकवाद। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया, हर जगह पर आप भी अगर किसी भी चीज़ पे जाए, 10 में से 50 में से 100 में से एक खराब मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। आप फल भी खरीदने जाएंगे, आप 100 फल खरीदेंगे, एक फल खराब होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं एक फल की वजह से आप पूरा खमचा बेच देंगे अपना। तो ये तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इस विषय में कोई भी नहीं है। हाँ, आपको उनसे सतर्क रहना पड़ेगा, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको उनको समाज का बहिष्कार करना है, उनसे अगर कोई चीज़ें हैं तो सही जगह तक पहुंचानी है। इस बारे में अवेयरनेस जरूर आनी चाहिए इस विषय में, जो है सरकार को। आपको क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं आगे भविष्य में ना हो, तो इसके लिए सरकार को कैसे कदम उठाना? सरकार कदम उठा रही है और सरकार कदम उठाएगी आगे भी। क्या लड़ाई समाधान है? पीछे से कोई पीठ में छुरा घोंपता है या किसी के मन में क्या चल रहा है, ऐसी चीज़ों के बारे में पहले से नहीं पता करा जा सकता। आज मेरे मन में क्या चल रहा है आप कैसे पता करेंगे? तो ऐसी घटनाएं, लेकिन फिर भी रोकने का बहुत बढ़िया प्रयास था, और मैं समझता हूँ उन्होंने पूरी हिम्मत तोड़ दी है। तो आगे करने से पहले 100 बार सोचा जाएगा। और आज तो बयान है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, क्या भविष्य में कोई भी आतंकवाद की घटना होगी तो भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। युद्ध माना जाएगा, बिल्कुल ठीक बात। तो ये बहुत ही बढ़िया एक बात है, आगे से लोगों की हिम्मत खराब होगी। और हमारे पास एक ही जना है सिर्फ, पाकिस्तान है, जो पूरी तरीके से भारत की शांति को भंग करना चाहता है। भारत में रह रहे जितने भी मुसलमान हैं, इन सब घटनाओं से कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान तो लगता है, ठीक है। और कई अभी पीछे जब ये पहलगाम वाली जब हमला हुआ तो भारत के तमाम मुसलमानों पे भी लोगों ने एक सवालिया निशान लगाए थे कि भाई अब ये किसकी साइड है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई धर्म पूछ के लोगों को गोली मार गई है। क्योंकि आज से पहले लोग कहते थे कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है, बट इस बार ये घटना जो हुई है इससे साफ दिख रहा है कि भाई आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। नहीं, देखिए ये मैंने आपको बताया, ये राजनीति है। आप इतनी जल्दी किसी चीज़ का जजमेंट मत लीजिए, और उनका जो प्रयास था उसको हम सफल नहीं होने देंगे। और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा मंच के माध्यम से, उनका यही जो आप कहना चाह रहे हो, उनका यही प्रयास था कि किसी तरीके से दोनों के बीच में एक भेदभाव की शुरुआत हो जाए, है ना, नफरत कहीं ना कहीं से शुरू हो, ये उसका बीज था, इसको पल्लवित नहीं होने देना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने पहले भी अपने एपिसोड में एक ये बात बताई थी कि जो पाकिस्तान है उसका उद्देश्य शायद यही है कि वहाँ रह के यहाँ के हिंदू और मुसलमानों में आपस में फसाद कराना और एक दूसरे को लड़वाना, ताकि हमारे इंटरनल हमारी एक लड़ाई शुरू हो जाए। और ये लड़ाई किसी भी देश में होती है तो नुकसान तो अपना ही होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है, लड़ना वो कभी नहीं चाहता क्योंकि उसकी सक्षमता नहीं है। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि छोटी लकीर को अगर बड़ा, मतलब किसी लकीर को अगर आपको छोटा करना है तो उसके आगे बड़ी लकीर डाल दो। अब वहां पर मैंने आपको बताया राजनीति होती है स्वयं हित की। मैं सत्ता में आ गया, अब मुझे अपने स्वयं का हित देखना है, अब मुझे पैसा लेना है, वर्ल्ड बैंक से लेना है, अमेरिका से लेना है, इससे लेना है, अरब कंट्रीज से लेना है, सबसे पैसा लेना है। और उस पैसे को लिखाने के लिए मुझे एक मुद्दा चाहिए। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है भारत।
भारत में अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी, आतंकवाद चलता रहेगा, उनको डराते रहेंगे, प्रायोजन हम करते रहेंगे, तो हमारे पास पैसा आता रहेगा। उसी पैसे में से कुछ पैसे हम बचाएंगे। आप देख लीजिए जितने भी राजनेता हैं, सबकी परिवारों की जो स्थितियां हैं, वो कोई यूके रह रहा है, कोई कहीं और रह रहा है, फ्रांस रह रहा है, कोई कहीं और रह रहा है। जरा सी कोई बात हुई तुरंत वहाँ भाग जाते हैं वो लोग। तो वहाँ स्वयं हित की राजनीति है, इसका इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है बिल्कुल भी। वो केवल एक जो लाइन है उसको बड़ा करने के लिए उन्होंने एक बड़ा हित दिया हुआ है कि भारत के प्रति एक ऐसी चीज़ें करते रहे आप, वहाँ से गर्जना करते रहे, भारत के प्रति नफरत बोते रहे, और भारत में भी कुछ चंद ताकतें हैं जो उनका साथ दें। ठीक है अग्रवाल जी, हमेशा की तरह लास्ट में अंत में चलते चलते मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक आज देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश या क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिससे ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, खासतौर से जो पाकिस्तान अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है कि हाँ हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का, इन सब चीज़ों से किस तरीके से बचा जाए? देखिए जो घटना थी और जिस तरीके की घटना पर प्रतिक्रिया थी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ मेरे कहने की ज़रूरत है। हमारे देश की जनता बहुत समझदार है। अभी पूरी जनता इस बार पूरे भारत में सारे लोग इकट्ठा हो गए, 15 सालों से मजबूत हाथों में हैं, और किसी भी राजनेता का भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे ऐसा लगे कि हिंदू मुस्लिम की जो नफरत की राजनीति है, क्योंकि इस पर सरकार ने बहुत उचित कदम लिया है। और कहीं पर भी कोई आपने ऐसी घटना नहीं सुनी होगी अभी भी। मीडिया का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है इस चीज़ में। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे यहाँ की जनता अब जो है पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुकी है। एक आखिरी सवाल है मेरा जी, जो मैंने शुरू में ही बोला था कि हमारे घर के जो विभीषण है, मतलब जब ये घटना हुई उसके बाद से तमाम कुछ हमारे मीडिया समाज से भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार बोलते हैं और बड़े बड़े अच्छे लेवल पे बैठे हुए हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं और कुछ नेता हैं जिन्होंने इस घटना को होने के बाद लगातार मोदी सरकार पे, प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देते कि भैया कहाँ है 56 इंच का सीना और कहाँ है लाल आंखें और पाकिस्तान का कुछ नहीं होगा, और तमाम मतलब आरोप लगाए थे। और या इवन कि आपको शायद पिछली बार का भी याद होगा जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो बाकायदा सबूत मांग लिए गए थे, इंडियन आर्मी से सबूत मांग लिए गए थे। खैर इस बार ऐसी घटना तो नहीं हुई, पर ये जो हमारे घर के विभीषण है वो आज भी इन कामों में लगे पड़े हैं। आज भी उनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कई बातें पाकिस्तान के अंदर वायरल हो जाती हैं। तो ये जो विभीषण है हमारे देश के, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये तो हमेशा रहेंगे, आप याद रखिए, लेकिन ये कभी जीतेंगे नहीं। इनको जीतने के लिए सारा चाहिए होता है, ठीक है। और हमारी जनता ना तो सारा दे रही है इनको। और भारत के तो आपको मालूम ही है जो कर्णधार हैं इस समय, मोदी जी, राजनाथ सिंह, है ना, और अमित शाह, जिस तरीके से ये लोग चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, पूरी जो उनकी मंत्रिमंडल है, जिस तरीके से चीज़ों को उन्होंने देखा है, घटनाओं पे उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और चीज़ों को संभाला है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब कहीं भी ऐसी चीज़ें हैं। ये विभीषण जो है ना आपने पिछले 8 दिन में कोई बयान नहीं सुना होगा उनका। नहीं, बयान तो अभी भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी तो देखिए हमेशा दिन के साथ तो रात लगी रहेगी, आप ये ध्यान रखिए। आप किसी भी चीज़ को मिटा नहीं सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। दिन के साथ रात मिलेगी ही मिलेगी, है ना। आपको दोनों का उपयोग करना आना चाहिए। तो ये तो ऐसे तथाकथित जो लोग हैं, ये केवल हम लोगों की वजह से ही हैं कि हम लोग उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं। जब हमारी विचारधारा बदल जाएगी, हम चीज़ों में बुद्धिजीवी हो जाएंगे, हम चीज़ों को समझने लगेंगे, बारीकी से उन पर प्रतिक्रिया करेंगे, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, तो इन लोगों के सारी हेट स्पीच बेकार है। और उस पर जब प्रतिक्रिया नहीं आई तो उनके फॉलोअर्स खत्म हो जाएंगे, आप देख ही रहे हैं उस चीज़ से। तो थोड़े दिनों बाद इनका विनाश संभव है। पर इस सब चीज़ों में टाइम लगता है, जैसे उठता है वैसे ही व्यक्ति गिरता भी है। बिल्कुल। तो सही चीज़ें चलेंगी, खराब चीज़ें रुकेंगी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी, और आज जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान में अटैक हुआ उसको लेके एक छोटी सी चर्चा हम लोगों ने की थी। आप तमाम लोगों से, जितने भी दर्शक हैं, उनसे मेरी विनती ये रहेगी कि कुछ भी खबर सुनने से पहले, देखने से पहले अपने विवेक का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। सोचें कि ये जो खबर दिखाई जा रही है वो किसके लिए है, हमारे हित के लिए कि हमारे देश के हित के लिए, इस खबर से सर्कुलेट करने से क्या हमारे देश का कोई नुकसान हो सकता है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे झूठी खबरें बहुत फैलाई जा रही है, जिसमें भारत को लेके कई सारे इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहे हैं। तो ऐसी खबरों से बचें, सही खबरें देखें, हमेशा अपनी सरकार, अपने देश के नेताओं के साथ खड़े रहें। हमारे जो अंदरूनी मुद्दे हैं वो चलते रहेंगे और सरकार उन पर काम भी कर रही है। एक दिन में कभी भी कुछ नहीं होता, पर चीज़ों को करने में समय जरूर लगता है। पर कई बार इन चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज करके और
दुश्मन मुल्क के एजेंडों को चलाने का काम करते हैं। तो ऐसा मेरे को लगता है कि नहीं करना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी बोला, अभी अग्रवाल साहब ने भी बोला कि जो देश के विभीषण हैं, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे लोगों की वीडियो, ऐसे लोगों की खबरें देखने से बचें, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर ना हावी होके गलत प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारी सरकारों को हिलाया जा सके। खैर वो संभव नहीं है, और अभी जो देश है वो बड़े मजबूत हाथों में है, और शायद इसीलिए आज पाकिस्तान ने अपने घुटने भी टेक दिए हैं। तो ये तमाम मुद्दे हम लोग लेके आते रहेंगे अग्रवाल साहब जी के साथ। अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे पे बात करेंगे। एक जरूर मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी जो चीज़ें जैसे आपने पूछी थी अभी, कट्टरवाद से बचना है। हाँ, चाहे वो कट्टरवाद मुसलमानियत में हो, ईसाइयत में हो, सिखिज्म में हो या हिंदू में हो, जहाँ कट्टरवाद होगा वहाँ मानवता हमेशा ही जो है ना वो दुखी होगी। तो हमारी जनता को ये बात समझनी है कि कट्टरता बहुत बुरी चीज़ है, उससे बचे, क्योंकि रहना हमें यहीं है, इसी धरती पे है और सबके साथ रहना है। बिल्कुल। तो ये एक विशेष बात है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि अग्रवाल साहब ने कहा कि कट्टरवाद से बचें, और ये वाकई में ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू से लड़वाती है। और ये कट्टरवाद है ना कहीं मुल्कों को ख़त्म कर देती है। कट्टरवाद से बचें। अगर आपको कट्टर होना है तो मुझे लगता है कि शिक्षा के प्रति कट्टर हों, कि भैया हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, अच्छा ज्ञान देना है। इन सब चीज़ों को लोग लेके चले हमेशा साथ में, और भविष्य में कोशिश करें कि झूठी खबरों से और ख़ास तौर से झूठे जो प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं इनसे बचें। झूठे नेताओं से भी बचें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी हमारी सबका भविष्य बर्बाद करते हैं। जब भी दंगा फसाद होता है हिंदू मुसलमान का, तो उसमें मरता एक इंसान ही है, कभी किसी नेता का बेटा नहीं मरता, कभी किसी नेता के परिवार का आदमी नहीं मरता। तो ऐसे लोगों से बचें और हमेशा अच्छी चीज़ों को सर्कुलेट करें। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ मिलता है, पर इन सब चीज़ों से बचें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में मिलेंगे अग्रवाल साहब के साथ। अगली बार का जो मुद्दा होगा वो इससे भी गंभीर मुद्दा होगा, इस पे चर्चा करेंगे। और अग्रवाल साहब से अगर इस विषय में खास तौर से पाकिस्तान के साथ जो अभी फसाद चल रहा है हमारा, इसको लेकर अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।